नमस्कार साथियों मित्रों, आप लोगों में से बहुत से लोग हमें लगातार मैसेज करके, कॉल करके, विभिन्न माध्यमों से ये पूछ रहे हैं कि आर ओ के लिए मतलब अब जो है जो बदला हुआ पैटर्न है आयोग का, मतलब नए तरीके से जो आयोग क्वेश्चन बना रहा है, इस आधार पे आर ओ के लिए क्या पढ़ा जाना चाहिए, कहाँ से पढ़ा जाना चाहिए, कैसी हमारी रणनीति होनी चाहिए, उसी पे हम चर्चा करेंगे। उससे पहले एक महत्वपूर्ण बात हम आपको बता देते हैं, जिससे बहुत लोग परेशान हैं कि प्रारंभिक परीक्षा कब होगी, आर ओ का जो री एग्ज़ाम प्री होना है ये कब होगा। तो देखिए, इसके लिए आप ये मान लीजिए कि अब ज़्यादा समय नहीं है। आयोग ने जो पहली आरक्षित डेट की है 27 अप्रैल की है, ठीक है। तो 27 अप्रैल को भी आयोग परीक्षा करवा सकता है या फिर मई या जून में 100% आपका एग्ज़ाम हो जाएगा, ठीक है। पहली आरक्षित डेट 27 अप्रैल है तो 27 अप्रैल को ही मानकर आपको चलना चाहिए। अगर किसी कारणवश 27 अप्रैल को पेपर नहीं होता है तो ये मान लीजिए कि मई या जून में आपका एग्ज़ाम हो जाएगा, 101% हो जाएगा, क्योंकि कैलेंडर में ही जून जुलाई में कोई 2 डेट है जो लगातार है और उसको आरक्षित रखा गया है, ठीक है। तो वो 2 डेट मतलब पूरे साल भर के कैलेंडर में केवल वही 2 डेट है जो लगातार है, मतलब आज और कल करके ऐसे है, उसको आरक्षित रखा गया। एग्जैक्ट डेट मुझे नहीं याद आ रही है। तो उससे ये पता चलता है कि उस डेट को, क्योंकि आर ओ का मेंस जो होता है 2 दिन में होता है, आर ओ का मेंस 2 दिन में होता है, ठीक है। तो उससे ये लग रहा है कि 2 दिन में आर ओ का मेंस करवाने के लिए जून लास्ट या जुलाई में ऐसा कोई डेट है, तो जून लास्ट या जुलाई में 2 डेट करवाने के लिए, मतलब आर ओ का एग्ज़ाम करवाने के लिए ही वो डेट आरक्षित रखी गई है, ठीक है। तो अगर उस डेट में आर ओ का मेंस हो जाएगा तो ये मान लेना चाहिए कि अप्रैल से जून के बीच में हमारा आर ओ का प्री एग्ज़ाम कभी भी हो सकता है। तो इसलिए आप अभी ज़्यादा फोकस मुख्य परीक्षा की तैयारी पर ज़रूर करें आर ओ की, लेकिन साथ में प्री का सिलेबस भी रिवाइज करते रहिए। अब क्योंकि पैटर्न आयोग का बदल गया है, प्रश्न पूछने का नए तरीके से प्रश्न बना रहा है, तो अब हमको प्री और मेंस दोनों साथ साथ में पढ़ते हुए चलना होगा। ऐसा नहीं है कि हम केवल प्री पढ़ते रह जाएं 2 साल से और फिर मेंस तैयार ही ना करें, तब भी गड़बड़ हो जाएगा। और ऐसा भी नहीं है कि हम जो है केवल मेन से ही पढ़ते रहें और प्री ना पढ़ें, तब भी गड़बड़ हो जाएगा। और आर ओ का प्री और मेंस तैयार करना बहुत आसान है एक साथ। क्यों आसान है? क्योंकि इसके प्री और मेंस के सिलेबस में काफ़ी समानता है, काफ़ी चीज़ें मिलती हैं। कुछ ही चीज़ें हैं कि जो मेंस में एक्स्ट्रा जुड़ जाती हैं, उनके लिए ही आपको अलग से मेहनत करना है। बाकी ये मान लीजिए कि 60% प्री का सिलेबस आर ओ के मेंस में भी आता है, ठीक है। तो ये मेरा ऑब्जर्वेशन है परीक्षा को लेकर के। अब मानना न मानना आपके ऊपर है, हम कोई दावा नहीं कर रहे हैं। जो मेरा अनुभव कह रहा है, जो मेरा अनुमान कह रहा है, वो मैंने आपको बता दिया। अब बात आती है कैसे क्या पढ़ा जाए। तो देखिए, मैंने पूरा सिलेबस यहाँ नोट कर लिया है और सिलेबस में किस सब्जेक्ट के लिए आपको क्या पढ़ना चाहिए उसको भी हमने यहाँ लिख दिया है। जैसे हमने जनरल साइंस के लिए लिखा है कि जनरल साइंस के लिए आप घटना चक्र और लूसेंट अगर तैयार कर लीजिए, लूसेंट जो जनरल नॉलेज वाली बुक आती है उसका साइंस वाला पार्ट, और घटना चक्र पूरा सॉल्व कर लीजिए, तो इसमें ये मान लीजिए कि 99.99% क्वेश्चन आपको यहीं से मिल जाएंगे, बदले हुए पैटर्न के बावजूद, ठीक है। सॉरी। तो बदले हुए पैटर्न के बावजूद आपको 99.99% क्वेश्चन मिल जाएंगे, आप यहीं से इसको तैयार कर सकते हैं साइंस को। दूसरा पार्ट आता है भारत का इतिहास एवं राष्ट्रीय आंदोलन। तो देखिए, भारत के इतिहास एवं राष्ट्रीय आंदोलन के लिए जो है, आप चाहें तो तीनों इतिहास के लिए, मतलब एंशियंट, मेडुअल और मॉडर्न, तीनों के लिए एस के पांडे ले लीजिए आँख मूंद के, और इस बुक को आप 2-3 बार अच्छे से पढ़ डालिए, ठीक है। 2-3 बार इसको अच्छे से पढ़ डालिए एस के पांडे को। उसके बाद आप क्या करिए, घटना चक्र लगा लीजिए, ठीक है। देखिए, घटना चक्र सब लोग कह रहे हैं घटना चक्र अब जो है मार्केट से बाहर हो गया, घटना चक्र से कुछ नहीं आता, ऐसा कुछ नहीं है।
आप सही से उसको पढ़ेंगे तो आप देखेंगे कि अधिकतम क्वेश्चन वहीं से आए थे। तो घटना चक्र बिना पढ़े काम चलने वाला नहीं है। घटना चक्र से मेरा आशय ये है पुराने पेपर, बाकी आप चाहे यूथ पढ़िए, चाहे घटना चक्र पढ़िए, चाहे कोई और पढ़िए, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन घटना चक्र सबसे ज़्यादा ऑथेंटिक होती है, इसमें त्रुटियां ना के बराबर होती हैं, इसलिए इसको रिकमेंड किया जाता है। ठीक, तो आपको मतलब इतिहास विषय के लिए इतिहास और राष्ट्रीय आंदोलन, इसमें सिलेबस में 2 पार्ट मेंशन है। इन दोनों के लिए आप चाहें तो एस.के. पांडे ले लीजिए, 2-3 बार इसको पढ़ जाइए, या फिर आप सौरभ चौबे ले लीजिए, तीनों 2-3 बार इसको पढ़ जाइए, या फिर आप प्राचीन इतिहास के लिए और मध्यकालीन इतिहास के लिए एस.के. पांडे पढ़ लीजिए, और आधुनिक इतिहास के लिए बिपिन चंद्रा या स्पेक्ट्रम में से कोई एक पढ़ लीजिए। मैं फिर से रिपीट कर दे रहा हूँ, चाहें तो तीनों हिस्ट्री पढ़ने के लिए आप एस.के. पांडे ले लीजिए और उसके अलावा घटना चक्र पढ़ लीजिए, या फिर सौरभ चौबे ले लीजिए तीनों इतिहास के लिए प्लस घटना चक्र पढ़ लीजिए, या फिर प्राचीन और मध्यकालीन इतिहास के लिए एस.के. पांडे आप ले लीजिए, ठीक है, और ये आधुनिक इतिहास के लिए बिपिन चंद्रा या स्पेक्ट्रम में से कोई एक ले लीजिए। अब देखिए, बुक पढ़ना अब जरूरी है, बिना बुक पढ़े काम नहीं चलेगा, इसलिए हम ये कतई नहीं कहेंगे कि अब आप केवल घटना चक्र पर निर्भर रहिए, लेकिन घटना चक्र भी पढ़ना पड़ेगा, ये बात सत्य है। ठीक है, अब आ जाते हैं राज व्यवस्था पे। राज व्यवस्था पे देखिए, घटना चक्र और लक्ष्मीकांत, यहाँ हमने घटना चक्र पहले इसलिए लिख रखा है क्योंकि जब आप घटना चक्र को अच्छे से लगा लेंगे तो पॉलिटी के मैक्सिमम क्वेश्चन आपको यहीं से मिल जाएंगे, घटना चक्र से ही। अब घटना चक्र में जब आप घटना चक्र पढ़ेंगे तो इसमें कुछ चैप्टर ऐसे होंगे जो आपको समझ में नहीं आएंगे या जिनका कॉन्सेप्ट नहीं क्लियर होगा। तो जिन चैप्टर्स का कॉन्सेप्ट नहीं क्लियर हो रहा है, केवल उन्हीं को आपको लक्ष्मीकांत से पढ़ना चाहिए मेरे हिसाब से। लक्ष्मीकांत बहुत मोटी बुक है, ठीक है, काफ़ी टाइम टेकिंग है, तो मैं पूरी शुरू से अंत तक लक्ष्मीकांत पढ़ने की सलाह नहीं दे रहा हूँ RO के पर्सपेक्टिव से। लेकिन अगर आपको RO प्लस UP PCS भी देना है, UP PCS 2025 भी देना है, तब आप पहले लक्ष्मीकांत पढ़ लीजिए फिर घटना चक्र पढ़ लीजिए। लेकिन अगर केवल आपका फोकस RO पे है तो आप पहले घटना चक्र पढ़ लीजिए, फिर इससे जो चीज़ें समझ में ना आए उनको आप लक्ष्मीकांत से देख लीजिए। ठीक, अर्थव्यवस्था के लिए घटना चक्र पर्याप्त है प्लस करंट अफेयर्स। घटना चक्र पूर्वावलोकन जो आती है वो ले लीजिए, प्लस करंट अफेयर्स ले लीजिए। अगर इतना आप कर लेंगे तो अर्थव्यवस्था में और कहीं आपको भटकना नहीं पड़ेगा। अब एग्रीकल्चर, वाणिज्य और व्यापार के लिए, इसके लिए आप परीक्षा बाणी ले सकते हैं। वैसे ये चीज़ मतलब ये पार्ट भी घटना चक्र से कवर होगा, लेकिन फिर भी आप इसके लिए परीक्षा बाणी एक बार देख लीजिए, प्लस करंट अफेयर्स आप करेंगे ही, इसी से आपका ये हो जाएगा। ठीक, जनसंख्या एवं नगरीकरण के लिए घटना चक्र आप ले लीजिए प्लस परीक्षा बाणी ले लीजिए। ठीक, पर्यावरण के लिए आप घटना चक्र ले लीजिए। ठीक है, घटना चक्र कर लेंगे पर्यावरण वाला, जो पूर्वावलोकन आता है घटना चक्र का, इससे एक भी क्वेश्चन पर्यावरण का बाहर नहीं जाएगा, उसको खूब अच्छे से पढ़ लीजिए। और केवल पढ़ना ही नहीं है, 2-3 रीडिंग करने के बाद इसकी 2-3 रीडिंग करने के बाद आप अपने शार्ट नोट्स बना लीजिए चैप्टर वाइज। अगर घटना चक्र से आप शार्ट नोट चैप्टर वाइज बना लेते हैं तो आपको रिवीजन में काफ़ी आसानी होगी और लास्ट टाइम तैयार करने में बहुत मज़ा आएगा। ठीक है, भारत एवं विश्व का भूगोल की अगर बात करें तो भारत एवं विश्व के भूगोल के लिए आप महेश बर्णवाल की जो बुक आती है भूगोल समग्र करके, ठीक है, भूगोल एक समग्र अध्ययन करके इनकी बुक आती है, तो इसको आप ले लीजिए, प्लस घटना चक्र लगा लीजिए और प्लस ऑक्सफोर्ड एटलस से मैपिंग कर लीजिए। ठीक है, महेश बर्णवाल पढ़ लीजिए, घटना चक्र पढ़ लीजिए, ऑक्सफोर्ड एटलस से मैपिंग कर लीजिए, इससे आपका भूगोल कवर हो जाएगा। ठीक, रीजनिंग के लिए केवल आप पुराने पेपर लगा लीजिए, पिछले 10 सालों के, रीजनिंग हो जाएगी, इसमें ज़्यादा कुछ माथापच्ची करने की ज़रूरत नहीं है, 10 क्वेश्चन केवल आएंगे। ठीक है, यूपी स्पेशल के लिए परीक्षा बाणी पतली वाली आप पढ़ लीजिए, बहुत है। ठीक, अब रिवीजन आपको कहाँ से करना है, रिवीजन में देखिए आपको यूपी पीसीएस तथा RO के पिछले 10 सालों के पेपर लगा लेने हैं। ठीक है, 10 सालों के पेपर केवल लगाने नहीं, लगाने का मतलब केवल एक बार नहीं लगाना, कम से कम इसको 5 बार लगाना है। ठीक है,
मैंने यूपीपीसीएस 2024 प्री के लिए केवल यही किया था। यूपीपीसीएस और आरओ के पिछले 10 सालों के पेपर मैंने 3 बार लगाए थे इस बार, और 2-3 बार पिछले साल लगाया था। इतने से ही हमारा काम हो गया था। मेरे पास मतलब घटना चक्र और बुक पढ़ने का समय नहीं मिल पाया था। तो ये मैं पर्सनल एक्सपीरियंस के आधार पे बता रहा हूँ कि अगर आप यूपीपीसीएस और आरओ के सभी पुराने पेपर लगा लेंगे तो आपका ये मान लीजिए कि 50% सिलेबस वैसे तैयार हो जाएगा। ठीक है, तो ये काम तो आपको 100% करना चाहिए। एक चीज़ और यहाँ लिखना मैं भूल गया हूँ, आपको करंट अफेयर्स कहाँ से तैयार करना चाहिए। ठीक है, करंट अफेयर्स, देखिए करंट अफेयर्स जो है, अगर आरओ में करंट अफेयर्स की बात की जाए, करंट अफेयर्स की, तो आपका पेपर चाहे जून में हो या अप्रैल में हो। ठीक है, आपका पेपर चाहे जून में होगा या अप्रैल में होगा। ये मान लीजिए कि जुलाई 2024 से लेकर के मई 2025 तक के घटनाक्रम आपको तैयार करने हैं। इसके लिए आप क्रॉनिकल मंथली या घटना चक्र मंथली जो मैगजीन आती है उसको फॉलो कर सकते हैं। ठीक है, क्रॉनिकल मंथली या घटना चक्र मंथली मैगजीन खूब अच्छे से पढ़िए और इसके शार्ट नोट्स बनाइए। ठीक है, क्रॉनिकल मंथली या घटना चक्र मंथली मैगजीन पढ़िए, इसके शार्ट नोट्स बनाइए। प्लस लास्ट टाइम में घटना चक्र की ही जो दृष्टि आएगी, ठीक है, पेपर के 1 महीने पहले या 20 दिन पहले जो घटना चक्र की दृष्टि आती है, इसको अच्छे से आपको तैयार करना है। ठीक है, इसको इग्नोर नहीं करना है। अब करंट अफेयर्स भी काफ़ी डीप में जाके पूछ रहा है, तो अब केवल मंथली मैगजीन और या कह लीजिए केवल दृष्टि पढ़ने से काम नहीं चलेगा, बल्कि दोनों को पढ़ना पड़ेगा, और दोनों को पढ़ने के साथ साथ आपको नोट्स भी बनाने पड़ेंगे, अपने आपको शार्ट नोट्स भी बनाने पड़ेंगे, ताकि आप लास्ट टाइम में अच्छे से इसका रिवीजन कर सकें। ठीक है, तो करंट अफेयर्स के लिए आप ये कर सकते हैं। अब देखिए, ये तो 140 अंकों वाली बात हो गई, 140 अंकों वाली बात हो गई। अब इसी में देखिए, अब तो जो है 3 घंटे का आरओ का पेपर होगा। आरओ का पेपर अब 3 घंटे का होगा। ठीक है, नए नोटिफिकेशन से आपको पता चला ही होगा। तो 3 घंटे का होगा, तो इसमें 140 प्रश्न जीएस के होंगे, प्लस 60 प्रश्न जो है हिंदी के होंगे। तो ये जो 60 प्रश्न हिंदी के हैं, इनको आप कहाँ से तैयार करेंगे? इनको आप देखिए, वासुदेव नंदन प्रसाद और हरदेव बाहरी की जो हिंदी की बुक आती है उसको आप ले लीजिए। उससे आरओ के सिलेबस में 6 टॉपिक हैं, 6 टॉपिक इन दोनों बुक्स से आप अच्छे से तैयार करिए। और अच्छे से तैयार करने से मेरा मतलब ये नहीं है कि केवल आप इनको रटिए। अच्छे से तैयार करने का मेरा मतलब ये है कि ये 6 टॉपिक दोनों बुक से आपको टारगेट बना के डे टू डे लिख कर तैयार करना होगा, तभी आप हिंदी में अच्छा कर पाएंगे। और आरओ क्वालिफाई वही कर पाएगा जिसका हिंदी में 100% स्कोर आएगा। मैं फिर से कह रहा हूँ, आरओ में प्री परीक्षा वही पास कर पाएगा जो हिंदी में 60 आउट ऑफ 60 टारगेट बना के चलेगा। ठीक है, अगर आप हिंदी में जो है 50 के नीचे स्कोर करते हैं, 50 क्वेश्चन के नीचे अगर आपका हिंदी में स्कोर आता है, तो ये मान लीजिए कि आप आरओ प्रारंभिक परीक्षा से वहीं बाहर हो जाते हैं। ठीक है, तो सामान्य हिंदी आपको केवल रटना नहीं है, बल्कि वासुदेव नंदन प्रसाद प्लस हरदेव बाहरी से 6 टॉपिक के अपने पर्सनल नोट्स बनाने हैं, लिख के तैयार करने हैं। साथ ही साथ घटना चक्र से जो है पुराने प्रश्नों को देखना है कि किस तरीके के प्रश्न पूछे जाते हैं। घटना चक्र से पुराने प्रश्नों का रिवीजन करना है। तो ये हमारी आरओ की स्ट्रेटजी है। अगर इतना आप कर ले जाते हैं, ठीक है, और इतना करने के लिए अभी पर्याप्त समय है, लापरवाही करेंगे तो समय बीत जाएगा, लेकिन अगर इतना आप कर लेंगे स्ट्रेटजी बना के आज से ही लग करके, तो मैं ये मतलब दावे के साथ कह सकता हूँ कि बिना किसी कोचिंग के, बिना किसी गाइडेंस के, बिना कहीं जो है 1,50,000 खर्च किए, 40-50 हज़ार खर्च किए, आप आरओ आसानी से निकाल सकते हैं। इसमें कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। हाँ, एक काम और कर सकते हैं, इतना आप जब कर रहे हों तो अभी से आप क्या करें, मार्केट में
कई संस्थानों के RO के पुराने पेपर हैं, ठीक है। RO के पुराने पेपर क्या कह लीजिए, टेस्ट पेपर हैं, ठीक है। कई संस्थानों के टेस्ट पेपर हैं मार्केट में, तो आप मार्केट से जितने मतलब किसी भी एक संस्थान के जितने भी टेस्ट पेपर हैं, मान लीजिए उनके 10 टेस्ट पेपर हैं, तो 10 आप उठा लाइए, ठीक है। या एक एक करके लाइए, सॉल्व करते रहिए, एक पूरा हो जाए दूसरा लाइए, दूसरा हो जाए तीसरा ले आइए, ठीक है। वो सारे टेस्ट पेपर लाके आप अच्छे से लगा लीजिए, 2-3 बार, मतलब पहले तो उनका टेस्ट दे लीजिए, फिर 2-3 बार उनका रिवीजन कर लीजिए। इतना अगर आप कर लेंगे तो कहीं भी भटके बगैर, इधर उधर दौड़े बगैर आपका बहुत आसानी से RO क्वालिफाई हो जाएगा, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं कि इस वीडियो से आपके सारे कन्फ्यूजन दूर हुए होंगे। मिलते हैं फिर किसी और वीडियो में, तब तक आप इसको अच्छे से तैयार करिए, पढ़िए। धन्यवाद।